जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। आज उसको हम लोग वाइंड अप करेंगे। बहुत ज्यादा हद तक इसके कंटेंट्स जो है उनको कवर अप करने के बाद, और अगर हम लोग इसके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो हम लोग जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट प्रिंसिपल्स को प्लांट एसेट्स पे अप्लाई करना, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से डिस्कशन कर चुके थे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिस्कस किया। डेप्रिसिएशन मेथड्स डिस्कस करने के बाद मैंने आप लोगों को डेप्रिसिएशन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी सॉल्व करना सिखाया आप लोगों को, और उसके साथ ही मैंने पार्शियल पीरियड की डेप्रिसिएशन भी आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाई, और जनरल एंट्रीज डेप्रिसिएशन की करना हम लोगों ने सीखी थी। उसके बाद आज जो हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स, जो स्टडी ऑब्जेक्टिव्स आज हम लोगों ने कवर करने हैं वो नंबर 4 से लेकर, और बच्चे हम लोग नंबर 7 तक इंशाल्लाह जो है वो आज कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ रिवाइजिंग पीरियोडिक डेप्रिसिएशन, कि अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को रिवाइज करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। डेप्रिसिएशन को रिवाइज करने से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, मैं पहले आप लोगों को ये क्लियर कर दूं। बच्चे ये देखें कि जब हम लोग एक एसेट को अक्वायर करते हैं, एक एसेट हम लोग खरीदते हैं, हम लोग उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है उसको ज्यूम कर लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं कि ये एसेट हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में कितनी देर तक हमें जो है वो बेनिफिट देगा, ठीक है। और हम उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ अरसा गुजर जाने के बाद, कुछ अरसे से मुराद है 2, 3, 4 साल गुजर जाने के बाद, हमें ये अंदाजा लगाते हैं कि भाई एसेट तो हमने बहुत अच्छी तरह से बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया है, अभी ये मजीद चल सकता है। ये जो हम लोगों ने लाइफ एस्टिमेट इसकी जो किया था कि भाई इतनी देर चलेगा, ये उससे कहीं ज्यादा चल सकता है, ठीक है। या इसका रिवर्स भी हम लोग देख सकते हैं कि एसेट को बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल किया है, बड़ी मिस हैंडलिंग हुई है, और हमने जो एस्टिमेट लगाया था हमें नजर आ रहा है कि उससे पहले ही एसेट एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में अगर कमी पेशी होती है ड्यूरिंग यूजेज इन बिजनेस, तो फिर हम लोग अपनी डेप्रिसिएशन को रिवाइज करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग रिवाइजिंग द पीरियोडिक डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं ना। अकाउंटेड फॉर इन द पीरियड चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स, कि मतलब हम जब उसके एस्टिमेटेड पीरियड को चेंज कर लेते हैं अपने फ्यूचर पीरियड्स के लिहाज से, तो फिर हम लोग डेप्रिसिएशन को रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ हम लोग बच्चे इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोगों को जरा मेक श्योर हो जाए। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको बताया चलो बेटा, कि देखें जब हम लोग डेप्रिसिएशन स्केड्यूल को रिवाइज करते हैं, या डेप्रिसिएशन प्रोसीजर्स को, या डेप्रिसिएशन परसेंटेज को, या डेप्रिसिएशन अमाउंट्स को हम लोग जब रिवाइज करने जाते हैं, तो बेटा देखें यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड की जब हम लोग बात करते हैं, तो यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड में हमारे पास जो आउटपुट है वो अवेलेबल होती है। अगर हम देखते हैं कि भाई एसेट मजीद आउटपुट दे सकता है, तो हम लोग उस लिहाज से पर यूनिट के लिहाज से अपनी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमने जब एसेट खरीदा था तो हमने कहा कि ये एसेट 5 साल चलेगा और 5 साल में ये 100,000 यूनिट्स बनाएगा, ठीक है। 3 साल गुजर चुके और 3 सालों में अभी 60,000 यूनिट्स बने थे। 40,000 यूनिट्स की उसकी जो लाइफ थी वो बाकी थी। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद हमने ये देखा कि भाई एसेट तो बहुत अच्छी हालत में है, ये 40,000 यूनिट्स की बजाय अभी 60,000 यूनिट्स मजीद बना सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 60,000 यूनिट्स के लिहाज से जो रिमेनिंग एसेट की अमाउंट थी उसको 60,000 पे डिवाइड कर लिया, हमारे पास जो नई डेप्रिसिएशन पर यूनिट है वो आ गई, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर हम लोग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की बात करते हैं तो उसमें तो हम लोगों ने परसेंटेज को रिवाइज करना होता है। अगर हम लोग देखते हैं कि एसेट बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया गया है, तो हम एसेट की लाइफ जब एक्सटेंड करते हैं तो उसकी परसेंटेज जो है वो लो हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग ये कहते हैं कि एसेट को बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया है, तो फिर उसकी लाइफ जो है वो कम होगी, तो फिर परसेंटेज जो डेप्रिसिएशन की है वो इंक्रीज कर जाती है। ये तो दो चीजें थी जो कि बेटा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के लिए और यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड के लिए थी ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, इस एग्जांपल में हम लोग जो फिक्स्ड कॉस्ट मेथड था या जो स्ट्रेट लाइन मेथड था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ना।
अज्यूम दैट बॉब फ्लोरिस्ट डिसाइड ऑन जनवरी 1st। अब देखिए बेटा, ये जो बॉब फ्लोरिस्ट है, ये आपकी जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, ये वही एग्जांपल कंटिन्यू की जा रही है कि वो उस एग्जांपल में हमने क्या कहा था कि बॉब फ्लोरिस्ट ने 1 जनवरी 2010 को एक स्मॉल डिलीवरी ट्रक जो है वो एक्वायर किया था और उसकी कॉस्ट 13,000 थी, एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स थी और उसकी सैल्वेज वैल्यू 1,000 थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर सुना हो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग ये रिवाइजिंग द पीरियोडिक डेप्रिसिएशन के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं ना, कि कहता है कि बॉब फ्लोरिस ने डिसाइड किया है 1 जनवरी 2013 को डिसाइड किया है। अब देखें बेटा कि अगर हम लोग उसकी एक्विजिशन डेट को देखते हैं तो एसेट को एक्वायर किया गया था 1 जनवरी 2010 को। 2010, 11, 12 3 साल उस ट्रक को हम लोग अपने बिजनेस ऑपरेशंस में रेवेन्यू जनरेशन पर्पस के लिए यूज कर चुके हैं। 3 साल के बाद कंपनी ने डिसाइड किया है टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द ट्रक 1 ईयर, कि हम उस ट्रक की, उस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है उसको 1 साल मजीद इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मतलब पहले जो हम लोगों ने 5 इयर्स उसकी लाइफ एस्टिमेट की हुई थी, अब वो एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 6 इयर्स पे जा चुकी है। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट्स एक्सीलेंट कंडीशन, कि उसकी जो कंडीशन है ट्रक की, डिलीवरी ट्रक की, वो बड़ी जबरदस्त है, हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल किया है। तो 3 साल के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 1 साल मजीद उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, The company has used this straight line method to depreciate the asset to date, कि जिस तारीख को ये डिसाइड किया जा रहा है अब तक उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन ली जा रही थी उस डिलीवरी ट्रक के ऊपर, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का जो मेथड था वो मेथड है जी स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, एंड द बुक वैल्यू इज 5800। बुक वैल्यू से मुराद क्या है कि 3 साल के बाद जब हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोगों ने एस्टिमेटेड लाइफ को एक्सटेंड करना है, तो उस तारीख तक, उस नए डिसीजन की तारीख तक एसेट जो है बेटा वो 7,200 की अमाउंट तक डेप्रिसिएट हो चुका था। और 13,000 में से अगर इस वैल्यू को माइनस करते हैं तो 3 साल के बाद एसेट की जो बुक वैल्यू थी वो थी 5800। मतलब इस वक्त जब हम लोगों ने डिसीजन को रिवाइज किया है, अपने एस्टिमेशन को रिवाइज किया है, तो उस वक्त हमें पता चला, उस वक्त हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक वो जो एसेट है उसकी जो वैल्यू थी वो $5,800 थी, जब हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हम उसकी लाइफ को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 1, व्हाट इज द जर्नल एंट्री टू करेक्ट द प्रायर ईयर्स डेप्रिसिएशन, कि भाई अगर पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को अगर हमने करेक्ट करना है तो बेटा उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी करेक्शन के लिए? तो पहली रिक्वायरमेंट का आंसर ये है बेटा कि हम लोग जो प्रायर ईयर्स की, प्रीवियस पीरियड्स की जो डेप्रिसिएशन है उसको करेक्ट करने के लिए कोई भी किसी भी तरह की जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। भाई क्यों पास नहीं करेंगे? बेटा देखें, डिसीजन अब 3 साल के बाद हम लोगों ने अपने डिसीजन को रिवाइज किया है ना, अपने डेप्रिसिएशन स्केड्यूल को रिवाइज करना है। तो डिसीजन से पहले जो काम हो चुका उस काम के ऊपर डिसीजन कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होता। ये नेचुरल फिनोमिना है ना बेटा, ये नेचर का फंडा है कि भाई जब डिसीजन लिया जाता है, जब कोई भी डिसीजन किया जाता है तो उस डिसीजन की जो इंप्लीमेंटेशन है वो अपकमिंग इवेंट्स के ऊपर हो रही होती है, प्रीवियस इवेंट्स के ऊपर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती। तो इसी तरह से बेटा कि 3 साल के बाद अगर हमने डिसीजन लिया है कि हमने डेप्रिसिएशन को रिवाइज करना है, तो वो उसके 3 साल के बाद जो पीरियड्स हमारे आएंगे, जो ईयर्स, जो फिजिकल पीरियड्स हमारे, जो जिन पीरियड्स में हम लोग उस एसेट को यूज करेंगे बिजनेस पर्पस में, तब वो डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। डिसीजन से पहले जो पीरियड गुजर चुका है बेटा, उस पीरियड में हमें कोई भी रद्दोबदल, कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा डिसीजन से पहले के जो एडजस्टमेंट्स हैं, उसकी जो अमेंडमेंट्स हैं, उसकी जो चेंजेस हैं, उन्हें हमें करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर?
उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है बेटा, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2013। अब 2013 की बात हो रही है जी, कि अब चूंकि 1 जनवरी 2013 को हमने डिसीजन लिया था कि हम डेप्रिसिएशन को रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज करने के बाद डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरह से चार्ज की जाएगी 2013 में नए डिसीजन के मुताबिक, वो उसका आंसर हम लोगों ने देना है। तो बच्चे ये देख सकते हैं आपके, हमारे पास एक वर्किंग की है हमने कि भाई 1 जनवरी 2013 जिस तारीख को हमने डिसीजन लिया था, उस तारीख को जो एसेट की बुक वैल्यू थी वो कितनी थी, दैट वाज $5800। कि जब हम लोगों ने अपने डिसीजन को रिवाइज किया है, उस वक्त हमारा जो एसेट था वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टैंड कर रहा था $5800 का। हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसमें से माइनस कर देंगे सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू वो अमाउंट जो एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ के खत्म होने के बाद हमें रिकवर होगी, कि एसेट जाते जाते हर हाल में 1000 हमें दे के ही जाएगा। ये उसकी वो स्क्रैप वैल्यू है, ये वो वैल्यू है कि जिस वैल्यू के ऊपर अगर हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, एसेट को फेंकते भी हैं, एसेट को कबाड़िए को भी देते हैं, स्क्रैप डीलर को भी देंगे, तो 1000 हमें रिकवर होगा ही होगा। तो फिर ये 1000 तो डेप्रिसिएट नहीं होना। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, जिस तारीख को एसेट की जो डेप्रिसिएशन है उसको रिवाइज करना है, उस तारीख तक की हम लोग डेप्रिसिएबल कॉस्ट दोबारा से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम अब ये अज्यूम कर लेंगे कि एसेट खरीदा ही अब है। ठीक है, तो उस वक्त एसेट की बुक वैल्यू 5800 थी, उसमें से 1000 की सैल्वेज वैल्यू को माइनस करेंगे, तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट बेटा हमारे पास आएगी 4800 की। ठीक है, अब देखिए जब एसेट स्टार्ट में, जब न्यू एसेट अक्वायर किया था, उस वक्त हमने एस्टिमेट किया था उसकी लाइफ 5 इयर्स है। 3 साल गुजरने के बाद हमने कहा कि नहीं, 1 साल मजीद एक्सटेंड करनी है, मतलब टोटल जो उसकी लाइफ है बेटा वो 6 इयर्स हो जाएगी। 1 साल इंक्रीज करने के बाद एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी हो जाएगी, 6 इयर्स हो जाएगी। मतलब कि 3 साल गुजर गए, तो अब जो नई लाइफ उसकी, जो रिमेनिंग लाइफ उसकी है वो कितनी है, 3 इयर्स है। तो रिमेनिंग लाइफ जो रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ है रिमेनिंग, उसके ऊपर हम लोग डिवाइड कर देंगे डेप्रिसिएबल कॉस्ट को। डेप्रिसिएबल कॉस्ट थी 4800, और रिवाइज्ड लाइफ जो है वो कितनी रह गई थी यूजफुल, 3 इयर्स रह गई थी। तो बेटा इस 4800 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो पर ईयर हमारे पास 1600 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये थी डेप्रिसिएशन को रिवाइज करने की एक टेक्निक, ये एक तरीका था डेप्रिसिएशन को रिवाइज करने का। अब जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन की अगर करनी है 2013 में, तो जनरल एंट्री तो वही है जो मैंने आप लोगों को एडजस्टिंग दी अकाउंट्स में, मैंने आप लोगों को डेफरल्स के पोर्शन में सिखाई थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी, वो चूंकि वो डेप्रिसिएशन को रिवाइज किया है, तो अब उसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1600 की अमाउंट आ जाएगी डेप्रिसिएशन की। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आ जाता है एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ, कि जब एसेट को हम लोग बेटा यूज कर रहे होते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस में रेवेन्यू जनरेशन पर्पस के लिए, तो कुछ एक्सपेंडिचर्स हमें इनकट करने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स हमें जो है वो बियर करने पड़ते हैं एसेट्स के रिलेटेड। उनमें दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेटा, एक होते हैं ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर्स और एक होते हैं एडिशंस एंड इंप्रूवमेंट्स के रिलेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर्स से क्या मुराद है बेटा, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि प्लांट एसेट्स की एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए या उनकी रूटीन की रिपेयरिंग के लिए हमें जो एक्सपेंडिचर्स बियर करने पड़ते हैं, उन्हें हम लोग ऑर्डिनरी रिपेयर्स एक्सपेंडिचर्स का नाम देते हैं। और बेटा ये जो ऑर्डिनरी रिपेयर्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इन्हें हम लोग कैटेगराइज करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में। ठीक है, अब यहां पे एक नई टर्म आ गई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा देखिए, बिजनेस में हम अपने ऑपरेशंस में या बिजनेस एक्टिविटीज में जब हम लोग अमाउंट स्पेंड कर रहे होते हैं, तो उसके बेनिफिट के लिहाज से, उसके पीरियड के लिहाज से, उसकी नेचर के लिहाज से एक्सपेंडिचर्स को बेटा दो टर्म्स में या दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक्सपेंडिचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कि बिजनेस एक्सपेंडिचर की जो नेचर है वो दो तरह की है, कि एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और एक होते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स।
ठीक है। ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम लोग जरा थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए जरा इनको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, बेटा ये जो बिजनेस के रूटीन के एक्सपेंडिचर्स होते हैं अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, उन्हें हम लोग कैपिटल सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। ठीक है। या हम लोग ये एक मजीद हम लोग एक जो पैमाना है हमारे पास इन दोनों में फर्क करने का, वो क्या है कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म से क्या मुराद है? द एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच एग्जॉस्ट विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका जो फायदा है वो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, या जिनका फायदा एक साल तक महदूद रहता है, उन एक्सपेंडिचर्स को बेटा हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। या मजीद हमारे पास एक पैमाना ऐसा है कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि फिक्स्ड एसेट्स को, प्लांट एसेट्स को बरकरार रखने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उनको मेंटेन रखने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स हमें करने पड़ते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का नाम देते हैं। मिसाल फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं कि अगर रेंट हमने बिल्डिंग का दिया है तो बेटा वो रेंट तो हर मंथ हमें देना पड़ता है। तो ये जो रेंट हम लोग बिल्डिंग का पे कर रहे हैं ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये जो हम लोग इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज दे रहे हैं, एसेट के ऊपर हर साल उसकी यूजेज के बदले में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, दीज आर काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है। अगर हम लोग एसेट्स की, प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं तो बेटा देखिए ऑपरेशंस में जब इन एसेट्स को यूज कर रहे होते हैं तो इन एसेट्स में छोटे मोटे डिफेक्ट्स, छोटे मोटे फॉल्ट्स जो हैं वो आते रहते हैं। अगर हम लोग उनको मरम्मत नहीं करेंगे, उनको रिपेयर नहीं करेंगे, उनकी ट्यूनिंग वगैरह, उनकी ऑयल चेंजिंग वगैरह नहीं करेंगे तो एसेट्स की जो एफिशिएंसी है, उनकी जो कारकर्दगी है वो मुतासर होगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां पे एसेट ने 10 साल चलना था वो 2 साल के बाद ही खत्म हो जाएगा, वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो इसलिए बेटा एसेट्स को, उनकी जो एफिशिएंसी है एसेट्स की, उनको मेंटेन रखने के लिए, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ नॉर्मल जो रूटीन के रिपेयर्स हैं वो हमें करने पड़ते हैं, बियर करने पड़ते हैं, रिपेयर एक्सपेंडिचर्स। ठीक है। तो उनको फिर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में कैटेगराइज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। उसके बाद बेटा सेकंड हमारे पास जो एक्सपेंडिचर्स की टाइप आती है उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो हम लोग बियर तो करते हैं लेकिन उनका जो बेनिफिट है वो नॉर्मली एक साल से ज्यादा का या अपकमिंग पीरियड्स तक हमें उनका बेनिफिट मिलता रहता है, तो उन्हें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का नाम देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के नतीजे में बेटा नॉर्मली हमारे पास एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हो रही होती है, कि एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, एसेट्स में इंप्रूवमेंट्स करने के लिए, एसेट्स में जो है एडिशंस करने के लिए जो हम लोग एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं उन्हें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का नाम देते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल देखें ना बेटा, हमारे पास एक बिल्डिंग थी, हमारे पास वो बिल्डिंग सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग थी। अब हमारे बिजनेस ऑपरेशंस एक्सटेंड हो गए हैं, हमने क्या किया कि अपनी जो सेकंड फ्लोर था, सेकंड पोर्शन जो था बिल्डिंग का वो भी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमने क्या किया है, हमने अपनी बिल्डिंग में एक्सटेंशन की है। तो बेटा ये जो एक्सटेंशन के हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं ये तो लॉन्ग रन में इनके बेनिफिट मिलेंगे ना हमें, तो फिर इन एक्सपेंडिचर्स को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का नाम देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लें कि बेटा देखें हमारे पास एक मशीन थी, उस मशीन को हम लोग अपने बिजनेस ऑपरेशंस में यूज कर रहे थे और मार्केट में कोई ऐसा जो पार्ट है, कोई ऐसा इंट्रोड्यूस किया है उस मशीन के मैन्युफैक्चरर ने, कुछ ऐसी इंट्रोडक्शन करवाई है पार्ट्स की, कुछ ऐसा पुर्जा जो है वो मार्केट में नया आ गया है कि अगर हम उस पुर्जे को अपनी मशीन के साथ अटैच कर देते हैं या उसमें अपनी मशीन में उस पुर्जे का, उस पार्ट का अगर इजाफा कर देते हैं तो उसकी वजह से उस मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज्यादा हो गई है, इंक्रीज कर गई है। तो बेटा देखें जब प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी, प्रोडक्शन जब ज्यादा होगी तो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, वो कम होगी।
ठीक है, जहां पे एक 100 रुपए का एक्सपेंस करके मशीन जो है वो 10 यूनिट बना रही थी। अब उसी एक्सपेंस के बदले में वो जो रूटीन का 100 रुपए का फ्यूल कह लें आप मशीन पे लगता है, लेकिन मशीन 100 यूनिट की बजाय 200 यूनिट बना रही है, प्रोडक्शन डबल हो गई है। तो बेटा देखें, पर यूनिट कॉस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो तो कम हो जाएगी, और अल्टीमेट हमारा क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है हम लोगों ने, कोई ऐसी पेमेंट की है, कोई ऐसी अमाउंट हम लोगों ने सेक्रीफाइस की है, जिसकी वजह से एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ इंक्रीज कर गई है, या एसेट में इजाफा हो गया है, या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर गई है, या उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर गई है, या बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर गई है। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को फिर हम लोग कैटेगराइज करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में। ठीक है, और जो पहले दो मैंने जो इसके पैमाने आपको बता दिए इसको मेजर करने के, कि इनका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा का होता है, या इनके नतीजे में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हम लोग एक्वायर कर रहे होते हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग फिर क्या नाम देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो बेटा ये था वो प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 28, जो कि मैंने 28 में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, मैंने तीनों मेथड्स को इंप्लीमेंट करना सिखाया था। और ये छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने प्लान किया था कि ये नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो ये था बेटा वो टॉपिक एक कवर हो गया।